इसी बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, अतीक से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है। एसटीएफ की 6 सदस्यीय टीम सवाल जवाब इस वक्त कर रही है और ये दूसरा राउंड है। 6 मेंबर्स इस टीम में शामिल हैं। एक बार फिर से अतीक के सामने सवाल रखे जा रहे हैं और दूसरे राउंड की पूछताछ अतीक अहमद से शुरू हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जिसमें नामजद आरोपी है अतीक अहमद, जिसके लिए रिमांड मिली है अदालत द्वारा, अब उससे पूछताछ हो रही है और सेकंड राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो देखिए, ये दूसरे राउंड की पूछताछ है और इससे पहले एक बार यानी कि एक राउंड की पूछताछ अतीक अहमद से उमेश पाल हत्याकांड मामले में हो चुकी है। आइए आपको तफसील से यह भी बता देती हूं कि पुलिस की तरफ से सवाल क्या पूछा गया, यानी इंटरोगेशन कैसे चल रही है और उस पर अशरफ ने क्या जवाब दिया। अशरफ यानी कि अतीक का भाई। पहला सवाल यह पूछा गया कि उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा और अतीक का सीधा सीधा संबंध है, इसके सबूत हमारे पास है। उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारे बेटे को मारा गया है, क्या तुम्हें जानकारी है? यह सवाल अतीक अहमद से पूछा गया। अतीक अहमद इस पर कहता है कि जिस अधिकारी ने मारा है, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है, उनका नाम लेता है पहले, यानी कि उनका जिक्र करता है। वो कहता है कि बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। यानी कि उसके तेवर इन जवाबों में भी साफ देखने को मिले। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में तुम्हारा रोल क्या है। यह अतीक से सवाल पूछा गया। अतीक इस पर जवाब देता है, अब तो मेरे बेटे को मार दिया, तब क्या रोल पूछ रहे हो। इंट्रोगेशन में जब उससे सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में अतीक कहता है, अगर मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले ही नहीं मरवा देता जब उसने मुझसे गद्दारी की थी। आपको याद होगा, अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल ने गवाही दी थी राजू पाल के मामले में और उसी का जिक्र अतीक अहमद करता है। तीसरा सवाल यह पूछा गया कि पहले कब मरवाने वाले थे, यानी काउंटर क्वेश्चन हुआ उसके जवाब से। अतीक कहता है कि 2016 में मैंने केवल सोचा था, उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी, यानी 2016 में उसके जहन में इस बात का ख्याल आया। फिर अतीक कहता है कि लेकिन बात नहीं बन पाई और उसी वक्त मैंने उसे मारने की सोची थी। ये उसने कहा जब उससे सवाल पूछा गया कि पहले कब मरवाने वाले थे। फिर वो कहता है लेकिन हालात बदल जाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, यानी मैंने अपना इरादा बदल दिया। फिर चौथा सवाल उससे पूछा जाता है कि असद मौके पर कैसे पहुंचा। आपको याद होगा, असद की तस्वीरें आई थी और सीसीटीवी में असद नजर आया था। तो यही सवाल पूछा गया कि असद मौके पर कैसे पहुंचा। अतीक अहमद कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो साबरमती जेल में था, क्योंकि उस वक्त अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, उसी का वो रेफरेंस देता है। फिर कहता है कि अशरफ बरेली में और जेल में बात करने की मनाही थी, यानी कि वो साबरमती जेल में था, अशरफ बरेली जेल में था, तो कैसे बात हो पाती, इसका भी जिक्र अतीक अहमद करता है। पांचवा सवाल यह पूछा गया कि गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सभी शूटर असद के साथ कैसे पहुंच गए। ये वो तमाम शूटर्स हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में नजर आए थे, 5-5 लाख के इनामी थे, जिनमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक कहता है किसी ने मुझे बताया कि असद का वीडियो आया है जिसमें वो गन लोड कर रहा है, जबकि उसको गन चलाना आता ही नहीं, तो वो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है, ये कहा अतीक ने। और गुड्डू मुस्लिम, गुलाम कैसे वहां पर गए थे, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तो ये 5 सवाल पूछे गए। इन 5 सवालों के जवाब में अतीक का जो रवैया देखने को मिला, अवनीश, इसको क्या समझा जाए, क्या कोऑपरेट कर रहा है अतीक अहमद इंट्रोगेशन के दौरान, क्योंकि सेकंड राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है और पहले राउंड के सवाल और उससे मिले जवाब से लगता है कि अतीक के तेवर बदले नहीं हैं। ठीक बात है, तेवर नहीं बदलने हैं। अपराधी है, अपराधी का चरित्र बार बार निखर करके खुल करके सामने आता है तो ज़्यादा बेहतर होता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि वो अपने अंदाज में बताता है कि किस तरीके से घटना हुई या उसका क्या रोल है। एक्सपेक्टेड था जांच एजेंसियों के लिए भी कि वो कमोबेश इसी तरह के बयान देगा और इसीलिए बार बार एविडेंसेस को सामने रखा गया
मसलन इस बात को कि किस तरह की कन्वर्सेशन अखलाक डॉक्टर अखलाक से 25 फरवरी को हुई, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में असद की भूमिका दिखाई पड़ी, उसके तमाम शूटर जो कभी अतीक अहमद के करीबी हुआ करते थे वो किस तरीके से दिखाई पड़े, कैसे वो शाइस्ता परवीन के साथ मेयर के चुनाव में प्रचार करते हुए बहुत सारे इसमें से शूटर्स दिखाई पड़े, किस तरीके से पूरी व्यू रचना उमेश पाल हत्याकांड की हुई, उमेश पाल और अतीक अहमद की जो कन्वर्सेशन थी, जिस कन्वर्सेशन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, किसमें धमकी दी थी उसको जान से मारने की अतीक अहमद ने, वो भी सबको पता है। तो तमाम सारे तथ्य जब सामने रखे जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं अतीक अहमद से, उसके जवाब में ये सारी बातें अतीक अहमद ने कही हैं। उसके भाई अशरफ ने जरूर इस बात से इनकार किया कि घटना से उसका कोई सीधा लिंक नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इस बात का तथ्य दिया कि किस तरीके से घटना से पहले शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की थी बरेली की जेल के अंदर, किस तरीके से। तो दो अलग अलग तरह के बयान हैं। आईओ से मुलाकात के समय कुछ अलग तरीके का बयान जो है वो दिया था अतीक अहमद ने, और फिर जब जांच एजेंसियों के सामने फिर से आया है, जब रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है, तो वो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए कई बार अलग तरीके के लहजे में भी बात करता हुआ, कभी क्षुब्ध, कभी खुद पर नाराज होता हुआ, कभी झल्लाता हुआ, इस तरीके का अलग अलग चरित्र जो है उसका बार बार पूछताछ में सामने आ रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी बार बार वो इस बात की भी मिन्नत करता रहा कि असद के जनाजे में उसे शामिल होने दिया जाए। इस बात की जानकारी अवनीश आपके पास क्या है? और दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि इंटरोगेशन के दौरान कई बार उसको ये शायद समझ नहीं आया वो जवाब क्या दे, हाँ हूँ। कई बार सवाल पूछने वाला जो व्यक्ति था उसकी आंखों में वो देखता रहा, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ समझ से भी परे नजर आ रही थी। वो शायद खुद कंफ्यूज था कि मैं इन सवालों के जवाब दूं क्या और इसका असर कैसे पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए ये मानवीय तौर पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि किसी का बेटा मरा होगा, किसी की पत्नी फरार होगी, उस पर पुलिसिया इनाम होगा, बहनोई गिरफ्तार होगा, बहन की तलाश हो रही होगी, बेटे की मौत हो गई, बाकी बच्चे जेल के अंदर हैं, 2 बड़े बेटे और 2 नाबालिग बेटे जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये अपराधी है, इसका चरित्र ऐसा है, ये ऐसा सातिर माफिया रहा जिसने न जाने कितनी घरें उजाड़ दी, कितनी मांगें उजाड़ दी, कितने आंचल सूने कर दिए। तो इसका इसी तरीके का व्यवहार रहा है। वो जब चलता है साबरमती से तो एक बार आते वक्त कहता है काहे का डर, और अगली बार कहता है कि मेरी रगड़ाई हो रही है, मेरा जो माफिया का नामा था वो तो कब का ख़त्म हो गया। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो अलग अलग समय पर करता है। फ्रस्ट्रेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से उसकी लगातार घेराबंदी की जा रही है, उसकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, उसके लोग जो है वो तलाश करके उनको जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जिन लोगों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ की उनको गोलियों से मार गिराया गया। तो इस तरीके की चीज़ों में, और जब उसके बेटे की मौत हुई तो जाहिर सी बात है कि इसका असर उस पर मानसिक तौर पर भी पड़ेगा। और जो इस इकबाल को बनाने के लिए उसने अपने बेटे को दांव पर लगाया था, वो इकबाल उसके बेटे के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन एक और खबर अवनीश जिसको लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी ये बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं कि कोर्ट में एक संदिग्ध महिला नजर आई थी बुर्का पहने हुए, और ये इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो शाइस्ता परवीन हो सकती है। इससे पहले खबर ये आई थी कि शाइस्ता परवीन शायद सरेंडर भी कर सकती है, क्योंकि एक तरफ गमबार आ चुका है, जो घर है चकिया स्थित अतीक अहमद का, उसके बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि परिवार का कोई शामिल है नहीं, तो इसकी कितनी संभावना नजर आती है कि वो शाइस्ता परवीन हो सकती है और शायद आज वो सरेंडर भी कर दे। देखिए वो सरेंडर कर सकती है, ये बात सही है कि उसके आसपास, प्रयागराज के आसपास ही होने के एविडेंसेस जो है वो पुलिस को मिले हुए हैं। तलाश भी लगातार जारी है, इस बात की आशंका भी है। मां है इसलिए लोग ये समझते हैं, लेकिन अपराध में साझीदार है, अपराधी है, उससे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अपनी भूमिका एक अदा की है। और ऐसे में उससे किस तरीके से समझा जाए, मुझे नहीं लगता अदालत के परिसर में और जहां इतनी सुरक्षा रही हो वहां कल आने की कोशिश उसने की होगी। ये अलग बात है कि आपको याद होगा एक अपराधी था जिसकी गर्लफ्रेंड ने पिछली बार जब शूट आउट हुआ था तो वीडियो बना करके मौके से भेजे थे। उसकी भूमिका जरूर हो सकती है। कुछ और शूटर्स या कुछ और लोग जो दूसरे तरीके से इस मामले से इन्वॉल्व हैं वो वहां आसपास जरूर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक शाइस्ता परवीन की बात है तो उसके इर्द गिर्द जो व्यू रचना है, अगर वो अब तक बचती आई है तो वो अतीक अहमद के अपने लोगों के साथ सुरक्षित ठिकाने पर होगी। उसकी तलाश जरूर पुलिस कर रही है, जैसे ही कामयाबी मिलेगी गिरफ्तार की जाएगी। दूसरी तरफ इस बात की संभावना थी कि वो सरेंडर करे, पर
आज भी जिस तरीके से अदालत में छुट्टी है, तमाम जगहों पर छुट्टी है, सरेंडर करने के बावजूद वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो सकती है। और मौके पर इतनी पुलिस, इतनी इंटेलिजेंस लगाई गई है कि अगर उस मौके पर पहुंचने की कोशिश करेगी वो, तो शायद गिरफ्तार की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश। ये बहुत बड़ी खबर है आज की और बड़ा डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा।